हेलो स्टूडेंट्स, जौहरी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अमित जौहरी सर। आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट। हम लाइट को स्टडी कर रहे हैं ऑप्टिक्स के अंदर। लाइट को क्यों स्टडी कर रहे हैं, लाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है एक, जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है थ्रू सन। अब आती है बात कि सर आपने ऑप्टिक्स के आगे रे लिखा हुआ है। लाइट को और ऑप्टिक्स चैप्टर को विच इज बेस्ड ऑन लाइट हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर लिया है एज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लाइट। बहुत बड़ी डिबेट चली थी कि लाइट में ये दो नेचर जो होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। एक थ्योरी कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, दूसरी थ्योरी कहती है नहीं, लाइट इज ए वेव। वेव मींस डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन द मीडियम। तो लोग पूछते हैं दोनों में से कौन सी सही है? साइंटिस्ट बोलते हैं दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को डिमोन्स्ट्रेट किया। जो फेनोमेनन लाइट शो करता है उस पर इजीली डिमोन्स्ट्रेट किया कि हम ये जो फेनोमेनन हो रही हैं, रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इनको इक्वली हम पार्टिकल नेचर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इफेक्टिवली, और सेम वेव नेचर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेव नेचर से मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में बताऊंगा। तो साइंटिस्ट ने ये दोनों चीजों को डिमोन्स्ट्रेट किया कि जो भी फेनोमेनन हो रही हैं वो पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है और वेव नेचर से भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। एंड उस पॉइंट पे उन्होंने इस डिबेट को कट ऑफ कर दिया और एक छोटा सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भैया दोनों थ्योरी सही हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। आपकी कंफर्टेबलनेस किस थ्योरी में ज्यादा है उस फेनोमेनन को समझाने के लिए आप वो यूज कर लीजिए। तो वहां से ये डिबेट को खत्म कर दिया और ड्वेल नेचर ऑफ लाइट को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ड्वेल नेचर है लाइट, पार्टिकल भी है, वेव भी है। किसी भी थ्योरी का आपको पार्टिकल नेचर से समझाना है आप पार्टिकल नेचर से समझा सकते हैं, वेव नेचर से समझाना है आप वेव नेचर से भी समझा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं और थ्योरी समझाने में कौन सा वे इफेक्टिव रहेगा। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें कोई डोमिनेटिंग और कोई प्रिवेलिंग नहीं है। यहां पर मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर देता हूं। ऐसी तीन फेनोमेनन बनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनी कि वो सिर्फ या तो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होंगी या फिर वेव नेचर से। पार्टिकल नेचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना वो बना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो इफेक्ट जिस तरह से होता है उसको मैं सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकता हूं। इंटरफ्रेंस, डाइफ्रैक्शन जो होता है उस फेनोमेनन को मैं सिर्फ वेव नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो इन दोनों एक्सेप्शन के बावजूद बाकी जो भी फेनोमेनन्स हैं वो इक्वली दोनों से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो यहां से आ गया हमारा ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज लाइट? इसको भी आप दो फॉर्म में बोल सकते हो। इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें एक्सरेज है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, उसमें एक विजिबल पार्ट है दैट इज कॉल्ड लाइट। एक दूसरा स्टूडेंट इस तरह से बोल सकता है कि सर इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। ये एक ऐसी फॉर्म है विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, और ये एक फॉर्म एनर्जी का भी है। करेक्ट बात है, लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। अगर मैं अपने रूम में जो ऑब्जेक्ट है मैं देख पा रहा हूं लाइट स्विच ऑन करने के बाद, तो वाई? बिकॉज लाइट वॉल से रिफ्लैक्ट होके, ऑब्जेक्ट से रिफ्लैक्ट होके मेरे आईज पर आती है। आई कैन रिकॉग्नाइज कि हाँ ये फ्लावर पॉट रखा है, अच्छा ये मेरा बेड है, अच्छा ये मेरा सोफा है। बाहर हम जाते हैं स्विमिंग पूल में नीचे या रिवर्स में, देखते हैं अरे दिख रहा है हमें, तो वो क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट मेक्स अस थिंग्स विजिबल, बट ऑल्सो इंपॉर्टेंटली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कभी मत भूलिएगा, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों है इसका डेमोन्स्ट्रेशन आप इजीली चेक कर सकते हैं। आज की डेट में हर जगह आप देखेंगे हर कोई यूज कर रहा है, नहीं यूज कर रहा है तो आपको अवेयर कर रहा है कि सोलार कुकर यूज करो, सोलार सेल यूज करो। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि जो लाइट होती है सोलार सेल में वो हम कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं,
और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी तो एनर्जी है, तो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। वाई? बिकॉज लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सोलर कुकर में 9th-10th में कई लोग पहले सोलर कुकर का अपना प्रोजेक्ट भी बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्लियर हो गया, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अ सेंसेशन ऑफ साइट एंड इट इज ऑल्सो ए विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लाइट के बारे में ऑप्टिक्स, उसकी स्टडी है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, रे में और वेव में। रे में हम पार्टिकल नेचर को बात करेंगे, सारी फेनोमेनन को हम पार्टिकल नेचर के बेसिस पे आपको समझाएंगे कि, और पार्टिकल मिलके ही रे बनाते हैं। व्हाट इज रे? बहुत सारे पार्टिकल मिलके एक लाइट को जब ट्रेवल कराते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, दैट इज कॉल्ड रे। और अगर इन रे का बंडल बना दिया जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल रे आर कॉल्ड बीम्स। तो लाइट ट्रेवल करती है बीम की फॉर्म में। आपने कई बार यह महसूस किया होगा व्हेन यू आर गोइंग ऑन एन हाईवे ड्यूरिंग इवनिंग और ड्यूरिंग द डार्क, तो आपको, अगर आप इस साइड से जा रहे हो और कोई कार आपके अपोजिट एंड से आ रही है, तो आपको उसकी लाइट का फोकस अपने में महसूस होता है, क्योंकि वो बिल्कुल कोनिकल वे में जा रही होती है। लॉट ऑफ इनफाइनाइट मैनी रेज आर कमिंग फ्रॉम हिज हेडलाइट, और वो हेडलाइट जो है बीम की तरह वर्क कर रही है। अगर आप सिंगल रे देखना चाहते हैं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट एज्यूम कर लेते हैं एक बहुत थिन लेजर है हमारे पास, उस लेजर लाइट को गिराओगे आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान सकते हैं कि इट इज ए सिंगल रे। ठीक है जी, चलिए अब सबसे पहले चलते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, क्योंकि उनको कई जगह बोला जाता है, इज लाइट एक्चुअली फॉलो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन? मीन्स क्या लाइट सही में स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है? क्या बात ये सही है? यस, पहली चीज मैं डायरेक्टली आंसर करता हूं, यस ये बात सही है, गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है सर? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल रहती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो उसको डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हैं। तो अगर मैं स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करूं, जब तक लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है, तब तक वो स्ट्रेट ट्रेवल करती हुई चली जाएगी। जब तक लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है, तब तक लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती हुई चलेगी, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को फॉलो करेगी। और स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए अगर ऑब्स्टेकल आते भी हैं, क्योंकि एवरीडे लाइफ में तो ऑब्स्टेकल उसको हर जगह मिलेंगे, इवन स्कैटरिंग होती है, बीच में डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं, तो आप स्मॉल डिस्टेंसेस में देखेंगे लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इट फॉलोज द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। बट फॉर लार्ज डिस्टेंसेज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर जगह ऑब्स्टेकल तो आने ही वाले हैं। एयर में ही है डस्ट पार्टिकल, जहां से स्कैटरिंग हो जाती है, फिर हमारे पूरे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। तो जब तक ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन फॉलो रहेगा। तो ये बात आप बिल्कुल मन में स्टोर कर लीजिए कि ये बात गलत नहीं है। कई स्टूडेंट्स को लगता है 10th तक हमें गलत साइंस पढ़ाई जाती है, ये गलत फहमी बिल्कुल मत रखिए, ये एक मिथ है। 10th तक भी आपको एक्यूरेट साइंस पढ़ाई जाती है, यस, बहुत सारी चीजों को छुपा के, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो ना। एकदम मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूं लाइट के बारे में, तो आपके भी कहते हैं धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट चला जाएगा बिल्कुल, कि पता ही नहीं लगा बॉल गई कहां, है ना। तो आपको चीजों को बहुत एक लेवल से यहां तक लेके आते हैं, उस बीच में छोटी छोटी बातों को हम कहते हैं इसको अभी रहने दीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे, वही चीज है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस और अंटिल एन ऑब्स्टेकल कम्स इन द वे। जैसे ही ऑब्स्टेकल आएगा, लाइट बेंड हो जाएगी अराउंड द कॉर्नर ऑफ दैट ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे मेरी, ठीक है जी। अब हम आते हैं लाइट के नेचर को लेके न्यूटन और हाइगन के बीच में काफी बड़ा एक विवाद था। कॉर्पस्कुलस थ्योरी आपको कहीं काम में नहीं आएगी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए, कि आखिर न्यूटन क्या बोल रहा था। न्यूटन बोल रहा था कि लाइट जो होती है ना, वो कॉस्को की बॉल की तरह जाती है। तो मान लीजिए ये सोर्स है लाइट का, ये क्या है, लाइट का सोर्स है, यहां से एक वेव गई, ये प्लेन सरफेस है जिससे रिफ्लेक्ट होके लाइट आएगी। उसने बोला कि देखो इट इज जस्ट लाइक ए कॉस्को बॉल। कॉस्को बॉल आपने फेंकी, लेट अस सपोज आपकी वॉल को मान लेते हैं एक प्लेन सरफेस,
तो वहां से टकराई, सिंस ऑब्लिकली जा रही है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा। जब ये यहां पे जाके टकराएगी तो वही कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल वाला ये रहा, यानी ये, और ये दूसरा कंपोनेंट ये रहा, तो दो कंपोनेंट बन गए। ये वाले कंपोनेंट से अपन ये वाले कंपोनेंट ले लेते हैं। तो उसने कहा अलोंग द प्लेन सरफेस तो कोई फोर्स है नहीं। फोर्स कौन दे रहा है? ये प्लेन सरफेस, और वो किस डायरेक्शन में दे रही है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे ही ये रे कॉस्को की बॉल इससे जाके टकराएगी तो उसने अपोजिट फोर्स को एक्सपीरियंस किया बाय प्लेन सरफेस। अलोंग द प्लेन सरफेस कोई फोर्स नहीं थी, एज इट इज चली आई। अब ये वाला और ये जो वापस लौटा कॉस्को की बॉल, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा तो वो आएगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन जो न्यूटन ने हमको समझाया कॉर्पस्कुलस थ्योरी से। लेकिन बाद में न्यूटन की थ्योरी में बहुत सारे फ्लॉज निकले। न्यूटन ने यह भी बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास इज मोर देन एयर, विच वेंट रॉन्ग। तो यहां पर न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी कि उसने छोटे छोटे पार्टिकल मान लिए कॉस्को बॉल की तरह, वो रॉन्ग निकली। चलिए ये साइड में रख देते हैं, अब अपन मेन लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। वो है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की फेनोमेनन को स्टडी करना है सर हमें, लाइट की फेनोमेनन। तो अब हम बढ़ जाते हैं मेन चैप्टर की तरफ। इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, तो सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्शन कि सर पहली जो फेनोमेनन है जो लाइट शो करती है, जिसको हमें रे नेचर से समझना है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। whenever a light strike or incident on a opaque surface, it deviate by the same angle and comes back into the same medium, is called reflection of light. If light incident on an opaque surface, it will come into the same medium by deflecting with the same angle, is called reflection of light. डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर लाइट की सोर्स है ये एस, अगर ये लाइट रे यहां से गई, फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं सिर्फ सिंगल रे ड्रॉ कर रहा हूं, वैसे लाइट हमेशा बीम्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। तो इस पॉइंट पे अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा और हमें ये एक एंगल मिलेगा जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और लाइट इस तरह से वापस चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल बनाती हुई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई। दिस इज कॉल्ड बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने 10th में भी पढ़ी होगी। रिफ्लेक्शन इज गवर्न बाय टू लॉज। फर्स्ट लॉ सेज दैट रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ये फर्स्ट लॉ बोल रहा है आपको, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा बोर्ड जो है वो एक प्लेन है। लाइट मान लीजिए अलोंग द बोर्ड ऐसी आई है, इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुई। अलोंग द बोर्ड आ रही है मेरी लाइट ना, ये मेरी लाइट आ रही है अलोंग द बोर्ड, ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। यहां पर वो ओपेक सरफेस रखा हुआ है, वो भी इसी प्लेन में है। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते। आप इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे मैंने अपना मार्कर रखा हुआ है, नहीं, आप इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर ये हथेली को आप सरफेस मान लें जो प्लेन है, अगर लाइट इसके अलोंग आ रही है तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ नहीं होगी, नॉर्मल भी उसी में होनी चाहिए। ठीक है, अगर नॉर्मल ऐसे ड्रॉ हो गई तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो प्लेन को छोड़ के दूसरे प्लेन में चली जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, वो उसी प्लेन में रहेगी। इसलिए नॉर्मल भी उसी प्लेन का पार्ट होगा जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैं यहां पे फिर ड्रॉ कर देता हूं, और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन का पार्ट होगा, प्लेन को छोड़ के नहीं जाएगा वो कहीं पर भी। और पहले लॉ से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। तो ये दो लॉ हैं। यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मान लीजिए एक रे ऐसी आई, यहां से टकरा के वहां चली गई, सर दो डिफरेंट प्लेन बन गए। नहीं 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 नहीं,
आपने इस प्लेन को नहीं देखना है, अब आपको उस प्लेन को देखना है जिसमें इंसिडेंट रे आई थी। वो इंसिडेंट रे जो आई थी वो ये प्लेन है, ये। तो आप देखेंगे ये इंसिडेंट आई थी और ये रिफ्लेक्टेड रे गई और ये रही नॉर्मल, अभी भी उसी प्लेन में है। आपका परसेप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया इमेजिनेशन की वजह से, एक ही प्लेन में रहते हैं। तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम पहला पॉइंट जो कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है, दो लेक्चर में। पहला लेक्चर रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेसेस, सेकेंड लेक्चर में मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल सरफेसेस, क्योंकि रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके काफी सारे न्यूमेरिकल जी मेन में आते हैं और नीट में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन सरफेस। किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस को अगर आप एक साइड से पॉलिश कर दोगे तो वो बन जाती है ओपेक सरफेस। अब ये ट्रांसपेरेंट सरफेस, आपके बाथरूम में जो शीशा होता है उसके पीछे आप देखोगे थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का कुछ पॉलिशिंग रहती है। वो पॉलिशिंग क्यों रहती है? क्योंकि ग्लासेस जो रहते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट बॉडी रहते हैं, तो उनको ओपेक बनाने के लिए उनके पीछे एक साइड को पॉलिश करना पड़ता है, और जो दूसरी साइड अनपॉलिश रहती है वो एज ए सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में विंडोज हैं, एक नेचुरल एग्जांपल, विंडोज हैं ग्लास की, तो आप देखेंगे कि जब विंडोज आप दोपहर में देखते हैं तो दोपहर में क्या होता है, सनलाइट बहुत तेज पड़ रही होती है उस पर, तो पीछे की सरफेस को, जो आपके बाहर की साइड है, उस सरफेस को सिल्वरिंग कर देता है, विच इज एक्ट एज ए पॉलिशिंग ओनली। तो आप देखोगे कि बाहर वाले को आपकी खिड़की से आपके घर के अंदर का नहीं दिखता है, क्योंकि वो ओपेक सरफेस बना दिया। इवनिंग में सनलाइट नहीं होती है, जो सिल्वरिंग थी वो हट गई, दोबारा से ट्रांसपेरेंट बन गया, बाहर का आदमी अब अंदर का देख सकता है उस शीशे के थ्रू। ठीक है जी, छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन था ये। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेसेस। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पे, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेस मींस लाइक ये बोर्ड जो आपके सामने है ऐसी सरफेस हो, या शीशा जो आपके घर में है वो प्लेन सरफेस होता है, उसमें जो उसकी विड्थ होती है वो 0 ऑलमोस्ट हम लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं थिन सरफेस है। प्लेन सरफेस में अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है O एट ए डिस्टेंस ऑफ X फ्रॉम द मिरर, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज भी इतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, बट ऑन द अपोजिट साइड। ये उसकी इमेज बनेगी, उसका डिस्टेंस भी मिरर से x रहेगा जैसे ऑब्जेक्ट का था, उसका साइज भी साइज बिल्कुल सेम रहेगा। अगर वो पॉइंट साइज का था तो इमेज भी आपको पॉइंट साइज मिलेगी, अगर वो AB साइज का था तो उतनी ही AB ऑब्जेक्ट की इमेज आपको यहां मिलेगी उस ऑब्जेक्ट की। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम जाएंगे, प्लेन मिरर जो इमेजेस फॉर्म करता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां हम हेडिंग डाल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेम साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की होती हैं, साइज इज सेम, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों सेम साइज की हैं। सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, बट ऑन द अपोजिट साइड, क्योंकि इमेज उसके इस साइड पर है और ऑब्जेक्ट इस साइड पे है, दोनों का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बिल्कुल सेम है मिरर से। ठीक है, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ दैट, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तीसरी बात, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो होती है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, अगर आप बाथरूम में जाके, आपके में प्लेन मिरर लगा है अगर बाथरूम में बेसिन पे, तो आप अपनी शक्ल जब देखते हैं तो आप यहां पे निशान लगा दीजिएगा, तो ये आपका राइट ईयर जो है वो वहां पर लेफ्ट में दिखेगा आपको। अगर मैं इस रेड मार्कर से अपने कान पे निशान लगा दूं, अगर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि मैं राइट लेफ्ट में कैसे पहचानूं, तो अब आपको ये निशान वाला कान आपके लेफ्ट की तरफ दिखेगा उस इमेज में। दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। राइट अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स राइट, उसके इन्वर्जन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्वर्टेड नहीं होती, इरेक्ट ही होती है। इट इज इरेक्ट ओनली बट लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, क्यों इरेक्ट होती है? बिकॉज इमेज इज वर्चुअल इन नेचर।
इमेज जो होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल नेचर की, जो हम फॉर्म करते हैं वाया प्लेन मिरर। तो ये भी हो गया कि लैटरली इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इमेज एंड ऑफ द सेम साइज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज। इन 3 चीजों के बाद अब हम आते हैं इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सबसे पहले हम चलते हैं वेलोसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कई बार हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, कई बार हम इमेज को मूव करेंगे, कई बार हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे और कई बार हम मिरर को मूव करने की कोशिश करेंगे। अगर इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट जो लिया है O, अगर मैं उसको स्पीड दे दूं v, अगर मैं v ले लूं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट vo ले लेते हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब या तो ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा या उससे दूर जाएगा। तो स्पीड ऑफ इमेज हम कैसे फाइंड करें? तो हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ इमेज। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज करते हैं हम, इस मिरर के इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ओरिजिन, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -x, 0। इज दैट क्लियर? तो ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है -x। तो अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा dx/dt, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मुझे मिलेगा विच इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या मिल जाएगी? -x को डिफरेंशिएट करने पे -x dx/dt। dx/dt तो सेम है, दैट मीन्स देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से है तो स्पीड ऑफ इमेज भी 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बट नेगेटिव साइन शोज दैट कि जो इमेज की वेलोसिटी मिलेगी वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट होगी डायरेक्शन में। मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एंड इमेज की वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, ओनली डायरेक्शन अपोजिट होंगे। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इस डायरेक्शन में है ना, तो इमेज इससे अपोजिट जाएगी, तो इमेज इस तरफ चलने लगेगी। तो आप देखोगे लॉ ब्रेक नहीं होगा। हर पॉइंट पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड इमेज फ्रॉम द मिरर इक्वली मिलेंगे, क्योंकि ये भी मिरर की तरफ जा रहा है, ये भी मिरर की तरफ, क्योंकि एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर हम चाहें तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग पर आते हैं, सेकंड वेलोसिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड वेलोसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम मिरर को मूव कराने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखे रहने देते हैं। तो हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट यानी O स्टेशनरी यानी रेस्ट पर है, मिरर इज मूविंग, विथ v वेलोसिटी के साथ। अब इमेज का क्या होगा? क्या इमेज उसी पॉइंट पे रहेगी? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर की इमेज का पता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर शुड बी सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अगर लेट अस सपोज इस केस में मैं देखूं कि अगर मिरर को मैं ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस सेम रखने के लिए इमेज को भी इस तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये फंडा तो क्लियर हो गया कि अगर मिरर मूव करेगा v वेलोसिटी से तो इमेज को भी मूव करना पड़ेगा, बट कितनी वेलोसिटी से? उसके लिए हम एक आंसर को तलाशते हैं। चलिए हम देखते हैं कि मिरर जो था, यहां से एक नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं। ये 10 मीटर के डिस्टेंस पर था, एनी डिस्टेंस मैंने ले लिया एज फॉर एग्जांपल क्रिएट करने के लिए, और जो मिरर की स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। तो आफ्टर 1 सेकेंड मिरर कितना ट्रेवल करेगा? 2 मीटर्स। तो मिरर की पोजीशन यहां आ गई, मान लो अब
आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस कितना रह गया, ये वाला डिस्टेंस 8 मीटर का रह गया। अब तो इसकी जो इमेज है वो भी 8 मीटर पे फॉर्म होनी चाहिए एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज बाय प्लेन मिरर। तो ये भी यहां से 8 मीटर पे फॉर्म होगी। तो न्यू इमेज का पॉइंट यहां पे मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये पहले 10 था, अब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर आ गया है आपका। 4 मीटर आ गया ना, क्योंकि देखो 2 मीटर तो ये ट्रेवल किया, 10 इसका था, टोटल 12 हो गया। इतना पार्ट अगर 8 है तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 4 मीटर इन 1 सेकेंड। तो अगर मिरर ने 2 मीटर 1 सेकेंड में कवर किए तो जो इमेज है वो उससे डबल 4 मीटर 1 सेकेंड में कवर कर रही है। तो यहां हम इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं कि अगर मिरर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज उसका डबल हो जाएगी 2v। आई होप आपको ये नंबर वाला एग्जाम्पल समझ में आएगा। मैं एक बार दोबारा क्लियर करता हूं, मैं यहां पर दोबारा से क्लियर कर देता हूं। ये एक मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए 10 मीटर पे रखा हुआ है। इनिशियली मिरर की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो इमेज भी पहले 10 मीटर पे बन रही थी, ये भी 10 मीटर था एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। 1 सेकेंड के बाद मिरर की पोजीशन आ गई ये वाली। तो इसका ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना बचा, ये तो 2 मीटर हो गया, तो ये बचा 8 मीटर फ्रॉम द मिरर। एज पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर इमेज भी 8 मीटर पे ही फॉर्म होगी। तो यहां से 8 मीटर मैंने ले लिया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो 10 मीटर था, इमेज आ गई यहां पे नए मिरर से 8 मीटर के डिस्टेंस पर, ये वाले डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 6 मीटर का। तो ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया, 4 मीटर। मिरर ने 2 मीटर ट्रेवल किया था 1 सेकेंड में, और हमने इस एग्जांपल में देखा इमेज ने 4 मीटर ट्रेवल कर लिया इन 1 सेकेंड। तो यहां से मैं कंक्लूड कर लिया हूं कि भैया जो वेलोसिटी ऑफ इमेज रहेगी वो उसके 2 टाइम्स हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन किया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो रहेगी इमेज की, वो मिरर की ही डायरेक्शन में रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन रिमेन सेम। दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही रहेगा, डायरेक्शन इज सेम। अगर मिरर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी ऑब्जेक्ट की तरफ ही मूव करेगी। जबकि ऑब्जेक्ट और इमेज के रिलेटिव मोशन में क्या था कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल करते थे। मिरर और इमेज के केस में क्या हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन स्पीड इमेज की ट्वाइस है एज कंपेयर टू मिरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है। अब इसमें चलते हैं वेलोसिटी के सेकंड कंपोनेंट में। अगर किसी मिरर को, अगर ये आपका मिरर रखा हुआ है, ये आपकी इमेज बनी थी, ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज बन रही थी यहां इसके पीछे। अगर आपको इसी प्लेन में इसको रोटेट करना है अराउंड द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, जो उसके परपेंडिकुलर हो। अब आप मिरर को ऐसे मूव कर रहे हो अपनी जगह पर, परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल एक्सिस, जो उसकी एक्सिस है मिरर की। तो इमेज के स्पॉट में कोई फर्क नहीं आएगा। आप अगर मिरर को ऐसे मूव कर रहे हो परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड, तो ऑब्जेक्ट इमेज के स्पॉट में कोई फर्क नहीं आएगा। इमेज उसी पोजीशन पे रहेगी, अभी भी वही स्पॉट रहेगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है अगर आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा आईज में स्ट्रेन पड़े। क्यों? क्योंकि वो मिरर रोटेट हो रहा है। बाकी इमेज के साइज में, शेप में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पोजीशन में फर्क पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये कंपोनेंट मैंने क्लियर किया वेलोसिटी वाला। अब वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं और 2 मिरर्स पे आ जाते हैं हम लोग। या उससे पहले एक कंपोनेंट और ले लेते हैं, व्हेन वी रोटेट मिरर बाय एन एंगल थीटा कीपिंग द इंसिडेंट रे सेम। अगर इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है सोर्स से, ये इंसिडेंट रे आई
और ये है आपका मिरर, ये इंसिडेंट रे आई। अभी ये हमने बनाया इसका एंगल आई, ये हमने बनाया इसका रिफ्लेक्टेड रे, और ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, अगर इस अरेंजमेंट में मैं इंसिडेंट रे को एज इट इज रखूं, इंसिडेंट रे जैसे फॉल हो रही थी अभी भी वैसे ही फॉल होगी, उसी पॉइंट पर होगी। बस मैं एक चेंज कर रहा हूं कि मैंने मिरर को रोटेट कर दिया ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो मैंने अब मिरर जो ले आया वो मिरर हो गया मेरा ऐसा, उसी पॉइंट के अराउंड मैंने रोटेट किया है बाय एन एंगल ऑफ थीटा। अगर मैंने मिरर को उसी पॉइंट से थोड़ा सा ऐसे था मिरर, मैंने ऐसे कर दिया, पॉइंट चेंज नहीं हुआ, इंसिडेंट रे जो थी वो ही रहेगी। तो उस केस में आपसे पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी। ऑफ कोर्स पहला आंसर तो आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है कि ऑफ कोर्स अगर मिरर की पोजीशन चेंज करोगे तो नॉर्मल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, नॉर्मल की पोजीशन चेंज होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ऑफ कोर्स टू मेक दैट एंगल इक्वल रिफ्लेक्टेड रे को भी मूव करना पड़ेगा, रोटेट होना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्टेड एंगल इस केस में रोटेट होती है वाया 2 थीटा एंगल से। जो रिफ्लेक्टेड रे शिफ्ट होगी, लेट अस सपोज ये नई नॉर्मल ले लेते हैं अपन, इसको एन डैश बोल देते हैं, ये पुरानी नॉर्मल है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी मुझे आर डैश, वो 2 थीटा से रोटेट हो चुकी होगी। अगर मिरर को मैंने थीटा से रोटेट किया है अबाउट द सेम पॉइंट अराउंड द सेम प्लेन और सेम एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी इन द सेम डायरेक्शन। जैसे मिरर में आपने उसको अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी बट 2 थीटा से। इंसिडेंट रे सेम रखनी है, तब ये पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कितनी हाइट ली जाए मिरर की कि हम अपने ऑब्जेक्ट को क्लियरली और फुली उसमें देख पाएं। तो हमें निकालना है कितनी हाइट चाहिए होगी मिरर की मिनिमम टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो उसका आंसर तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ ऑफ मिरर ले लो, तो आपको उतनी हाइट मिरर की लेनी पड़ेगी। ठीक है उसको प्रूव करने के लिए अपन एक ऐसे बना देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, मान लीजिए ये मिरर बना दिया मैंने, ये आपका मिरर है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो मुझे हर एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए 2-2 रे लगेंगी, एक रे लगी, ये उसका रिफ्लेक्टेड रे का वर्जन आ गया, ये उसकी नॉर्मल है। अगर ये डिस्टेंस x लूंगा तो ये भी डिस्टेंस x हो गया, है ना। अब मैं देखूंगा, मैंने b से भी सेम काम किया, इस एंड पे डाला तो सेम इस एंड पे रिफ्लेक्ट होके आ गई, ये आ गया, ये y है तो ये भी y है। तो आप देखोगे जो मिरर का साइज आ रहा है वो आ रहा है x प्लस वाई, जबकि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो है x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो हुआ ना मिरर का साइज उससे बिल्कुल हाफ। तो दिस इज द केस, whenever an object you want to see the full image in a mirror, the minimum height required is the half the height of the object, प्लेन मिरर के केस में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे अभी अभी माइंड में आई, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो अपन ने लॉस पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन ए सेम प्लेन। ये सरफेस प्लेन हो, कर्विकल हो, कैसा भी सरफेस हो, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हो, अनइवन सरफेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो इरेगुलर है, रेगुलर है, स्ट्रेट है, कर्विकल है, प्लेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पे। ये दोनों लॉ एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। मैं अपनी बात को फिर रिपीट करता हूं, सरफेस चाहे कर्व में हो, ऐसा कर्व हो, ऐसा कर्व हो, सरफेस चाहे अनइवन हो, सरफेस चाहे एक प्लेन मिरर हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन इक्वली वैलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस। अगर रिफ्लैक्शन हो रहा है, अब अगर ओपेक सरफेस है, बस उसकी कंडीशन ये है सरफेस ओपेक होना चाहिए, कैसा भी शेप का हो, लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए होते हैं, वो किसी भी टाइप की सरफेसेस के लिए होते हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अब हम बोलते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर्स, उसके कितने केस बनेंगे अब हम वो देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर्स, अगर मैं दो प्लेन मिरर को रखूं तो उसको रखने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है जी, सबसे पहला मेथड है, सबसे इजी मेथड है, दोनों को आप पैरेलल रख दो। आपने दोनों मिरर को एक दूसरे से पैरेलल रख दिया और ऑब्जेक्ट उनके बीच में कहीं लाई कर रहा है, कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट उनके बीच में, उन दोनों सरफेसेस के बीच में। तो ऐसे केसेस में इनफाइनाइट मैनी इमेजेस आपको मिलती हैं। इनफाइनाइट मैनी इमेजेस कैसे मिलेंगी, सोचो। अगर लाइट का सोर्स ऐसे लाइट दे रहा है, इस डायरेक्शन में दे रहा है, इस डायरेक्शन में दे रहा है, इस डायरेक्शन में दे रहा है, सबका बारी बारी रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये जाएगी इंसिडेंट होके, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ये जा रही है इसका, फिर रिफ्लेक्शन होगा, इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे। एंड यू विल से कि द नंबर ऑफ इमेजेस formed in the case when the two mirrors are parallel is infinite। ठीक है, नंबर 2 केस देखते हैं। when mirrors are placed at an angle theta, ये दो मिरर्स को अगर मैं पैरेलल नहीं रखूं और किसी एक एंगल पे रख दूं और ऑब्जेक्ट मान लो यहां कहीं है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। मैंने दो प्लेन मिरर्स को थीटा एंगल पे रख दिया है, अब पैरेलल नहीं रखा है, और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में मैंने कहीं पर भी रख दिया। अब क्या होगा, अब कितनी इमेजेस बनेंगी? तो पहला तो बहुत सिंपल की चीज है कि इमेजेस बनाने के लिए हम हमेशा ये 360/थीटा यूज करते हैं। अगर ये नंबर इवन आता है तो एज इट इज दिस इज द आंसर। अगर n ऑड आता है तो हमको n-1 इमेजेस बोलना पड़ती है। अगर 360/थीटा आपका इवन नंबर आता है तो डायरेक्टली वही आपकी नंबर ऑफ इमेजेस हो गई। लेकिन अगर वो ऑड नंबर आता है तो आपको उसकी इमेजेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका मान लो 360/थीटा 9 आया तो आप 9 इमेजेस आंसर नहीं करेंगे, 9-1 8 इमेजेस बनी है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली 8 आता तो आपको 8 डायरेक्टली आंसर करना था इन केस ऑफ इवन। अब इस केस में कॉम्पिटिटिव के ट्विस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अब समझना है कि इसमें जितनी भी इमेजेस फॉर्म होंगी, जितनी भी इमेजेस फॉर्म हो जाए, वो पूरा इमेजेस एक सर्कल बनाएंगी इसके अराउंड, जिसका सेंटर होगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मिरर्स। कॉम्पिटिटिव में आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जी मेन और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दो प्लेन मिरर को अगर आपने एक एंगल थीटा पे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी, लेकिन वो नंबर ऑफ इमेजेस जितनी भी फॉर्म होंगी, अगर उन सबको मैंने कंबाइन कर दिया तो वो एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो वो जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो बनेंगी उस सर्कल में जिसका एंगल होगा 2π-थीटा। जिसका एंगल क्या होगा 2π-थीटा, उसका हमेशा वो एंगल होगा। ये बात मेरी क्लियर है आपको? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट केस में, थर्ड नंबर पे। अगर दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखा जाए, अगर दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखेंगे तो आप देख सकते हो सर ये तो केस, सेकंड वाले केस का ये एक पोस्टुलेट बन सकता है ना,
क्योंकि आपने बोला था दो मिरर को एक एंगल थीटा पे रखो, तो वो एंगल थीटा 90 भी हो सकता है ना। जैसे इस केस में भी देख सकते हैं, इस केस में जब दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखा गया तो एंगल 0 है इनके बीच में, 360/0, नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट आपको मिल जाएंगी। तो इसी सेकंड केस से ये भी पोस्टुलेट बन सकता है, और जो अब मैं सिखा रहा हूं थर्ड, व्हेन मिरर्स प्लेन मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी पोस्टुलेट बन सकता है। कैसे? अगर थीटा की जगह 90 रखूंगा तो 360/90 आ जाएगा 4, विच इज एन इवन नंबर, 4 इमेजेस बनेंगी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। अब इस केस में हमने ये देखा था जब दो मिरर इंटरसेक्टिंग होंगे तो सारी इमेजेस के पॉइंट अगर मिलाए जाएंगे तो वो एक सर्कल बनाएगा, है ना। अब इसमें वो सर्कल एक स्पेसिफिक रेडियस का भी होगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स रहता है वो तो सेंटर बनता है और सर्कल का, और जो ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है, इसको O' बोल देते हैं, वो बनता है रेडियस। अब जो सर्कल फॉर्म होगा इमेजेस को मिला के, उसकी रेडियस होगी ये। मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं तो सर्कल थोड़ा आपको अनइवन लग रहा होगा, लेकिन सर्कल जिसका सेंटर O' है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग मिरर्स, और उसकी रेडियस है ऑब्जेक्ट को अगर आप उस सेंटर से मिला देते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर से, दैट इज द रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना। तो जितनी भी इमेजेस बनेंगी, 4 इमेजेस बन रही हैं, चारों इस सर्कल की पेरीफेरी पे आएंगी, चारों इस सर्कल की पेरीफेरी पे आएंगी। तो लोकस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज ए सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू O'। आई होप ये सब आपको चीजें क्लियर होंगी। मैंने वेलोसिटी का भी डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट को मूव करने पर इमेज की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है वो भी हमने डिस्कस किया। मिरर को मूव करने पे इमेज की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है वो भी हमने डिस्कस किया। दो मिरर को इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पैरेलल रख सकते हैं, एक किसी जनरल एंगल पे रख सकते हैं, या फिर एक 90 डिग्री के स्पेशल केस में रख सकते हैं। उन केसेस में जो इमेजेस होंगी वो हमने डिस्कस किया, सर्कल उनका लोकस होगा, और परपेंडिकुलर वाले केस में स्पेसिफिकली उस सर्कल की रेडियस हो जाएगी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंटरसेक्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर्स। So this is the whole story in this lecture about the reflection by the plane mirrors, कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के जो भी केसेस बन सकते हैं, जो हम बना सकते हैं, वो मैंने पूरे इसमें डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको लेक्चर में या लेक्चर रिलेटेड कंटेंट में अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज दोबारा और डिटेल में समझने की जरूरत है, या आप लेक्चर के कंटेंट के कोई भी डाउट को पूछना चाहते हैं कि सर जो आपने बताया था ना वो मुझे क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो प्लीज आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी काफी कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, आप चाहें तो उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हैं। आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाउट, इस चैप्टर जो भी मैं कंटेंट आपको पढ़ाता हूं, या फिर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड हैं, वो आप मुझे भेजिए। मैंने फिर बताया डिस्क्रिप्शन में मैंने काफी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी होती हैं, उसको देखिए, उस पर भेजिए। मैं आपके उन न्यूमेरिकल्स को, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, उन टॉपिक्स को वीडियो के थ्रू अपलोड करूंगा, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हर टॉपिक में जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उसको पूरा ध्यान में रखे हुए बना रहा हूं कि जी मेन एडवांस नीट के लिए तो कवर हो ही हो, जो 12th बोर्ड दे रहे हैं बच्चे उनके लिए भी हो जाए। आज के लेक्चर में थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि दो प्लेन मिरर को अगर आपको अलग से लेना है तो 12th बोर्ड में इसका थोड़ा कम आता है, लेकिन मेंस एडवांस में इसका थोड़ा ज्यादा आता है। इसलिए आज का लेक्चर आप देखेंगे तो मोस्टली आप मेन और एडवांस के नजरिए से या नीट के नजरिए से देख सकते हैं, बट हर बार के वीडियो कंटेंट में मैं बोर्ड से ही शुरू करता हूं, उनके डेरिवेशन भी कवर करता हूं। स्टे ट्यून, लेकिन अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जितनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। अपनी कैपेबिलिटी और अपनी वीकनेसेस से कभी ना भागें, चाहे भले ही आप किसी दूसरे को ना बताएं, लेकिन आपको खुद को पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको उन्हीं को वर्क करके अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। अपने आप को 1 to 10 की स्केल में जरूर मेजर करें।
और हर वीक आप ये भी देखें कि आपने 1 to 10 की स्केल में कितना इंप्रूवमेंट किया, आप उतने ही सिलेक्शन के नियर अबाउट हो जाएंगे। बाकी स्ट्रेटेजी में अपने अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।